गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर सैम थर्ड इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आपको जूलियस सीज़र का जो प्ले है वो मैंने शुरू करवाया हुआ था आपको। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें ब्रूटस था, जूलियस सीज़र था, एंटनी था, उसमें और इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स थे। ठीक है, तो अगले हमने जो लास्ट वीडियो हमने की थी उसमें मैंने आपको प्लॉट जो है उसकी समरी बताई थी ब्रीफ में। 5 फैक्ट्स थे। 5 फैक्ट्स में हमने देखा कि उसकी स्टोरी क्या है जूलियस सीज़र की के प्ले की। तो विलियम शेक्सपियर ने पॉलिटिकल प्ले लिखा, उसमें ट्रेजेडी दिखाई। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देती हूँ कि उस प्ले में क्या था। उस प्ले में ये था कि जूलियस सीज़र नाम का एक जो होता है किंग बन के आता है वहाँ पे, रोम में आता है। जगह का नाम है रोम, और वो जो प्ले है वो 44 BC जो है तब की बात जो उस प्ले में की गई है। जूलियस सीज़र जब आता है तो मतलब उसके जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, उसके विरोधी होते हैं, जो वो चाहते हैं कि वो गद्दी से उतर जाए, और क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है। ब्रूटस जो होता है, ब्रूटस एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर प्ले कर रहा है इस प्ले में। उसमें दिखाया गया है कि ब्रूटस है जो वो सीज़र का अच्छा फ्रेंड है, पर उसको ऐसा लगता है कि जो जूलियस सीज़र है वो डिक्टेटरशिप करेगा, जो कि रोमन के लोगों के लिए ठीक नहीं है। उसको उसके साथ जो मिला होता है कैशियस, वो क्या करता है, ब्रूटस को भड़काने का काम करता है कि जो सीज़र है उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप लेके आएगा, तो इसलिए उसको मर जाना चाहिए। तो ब्रूटस उसकी बातों में आ जाता है और उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। तो उसको जब मार्च निकलता है, आइडल ऑफ मार्च निकलता है, तब उसको वार्निंग दी जाती है जूलियस सीज़र को कि तुम आज घर पे रहो, नहीं तो तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, तुम्हारे लिए आज बुरा दिन है। तो वो नहीं मानता इन बातों को, तो वो इन सभी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जब चला जाता है और सेनेट हाउस में पहुंचता है, तो वहाँ पे ब्रूटस, कैशियस, कास्का ये सभी होते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, घेरा बना के उसको मार देते हैं। एंड वाला जो होता है, जो एंड में चाकू मारा जाता है, तलवार मारी जाती है, वो ब्रूटस द्वारा मारी जाती है। और सीज़र को इस बात पे बिलीव नहीं होता कि ब्रूटस जो कि मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है वो भी मेरे को मार सकता है। तो वो बोलता है, यू टू ब्रूटस, भी तुम भी। ये बहुत ही फेमस लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसको मार देते हैं। तो जब सीज़र की फर्नल पे स्पीच दी जाती है, तो जो मार्क एंटनी होता है सीज़र की साइड से, वो स्पीच देता हुआ एंड में लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए बोल देता है, विरोध करने के लिए बोल देता है, और सभी जगह विरोध होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है 2 टीम्स बन जाती हैं। एक टीम जो होती है उसमें एंटनी होता है, ठीक है जी, ऑक्टिवस होता है, और जो थर्ड करेक्टर होता है वो लिपिडस होता है। ठीक है, ये एक होते हैं। और कॉन्स्पिरेटर जो होते हैं वो कैशियस होता है, ब्रूटस होता है, ठीक है, और इनके साथ एक और फ्रेंड होता है इनका। तो वो जो है इनकी वॉर हो जाती है। वॉर कहाँ होती है, बैटल ऑफ फिलिपी। ओके, यहाँ पे बैटल होती है, और इसमें मारा कौन जाता है, वो ब्रूटस मारा जाता है, और कैशियस जो होता है वो मारा जाता है, और एंड में मार्क एंटनी, ऑक्टिवस और जो लिपिडस होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये स्टोरी जो है जूलियस सीज़र की मैंने आपको ब्रीफली पढ़ा दी थी। ठीक है, आज हम इसकी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस करेंगे जो कि पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आधी मैं आज आपको आधी इस लेक्चर में करवाऊंगी, आधी मैं दूसरे लेक्चर्स में करवाऊंगी। फर्स्ट है एड टू ब्रूटस। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दीज आर द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय जूलियस सीज़र इन द प्ले। ये जो वर्ड हैं ये जूलियस सीज़र ने बोले थे अपने लास्ट वर्ड जब वो मर रहा था, एट द टाइम ऑफ हिज एसिनेशन। एसिनेशन मतलब होता है जब उसका मर्डर हुआ था।
अड्रेसेस टू हिज फ्रेंड मार्कस ब्रूटियस, वो किसको बोलता है ये वर्ड, ब्रूटस को बोलता है, अपने फ्रेंड को बोलता है। द लेटन फ्रेज ट्रांसलेट्स टू, ये लेटन का फ्रेज है, एक लेटन वर्ड में लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका ट्रांसलेशन है एंड यू ब्रूटस यू टू ब्रूटस, ये दो मीनिंग निकलते हैं इसके भी, तुम भी, तुमने भी मुझे मार डाला, तुमने भी मेरा कत्ल किया, मुझे तुम पे यकीन नहीं था। उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहे थे कि ब्रूटस जूलियस सीजर का अच्छा फ्रेंड था, फिर भी ब्रूटस ने जूलियस सीजर का मर्डर कर दिया। They signify Caesar's disbelief and sorrow at being betrayed or by a friend whom he had dearly loved। तो ये दे सिग्निफाई सीजर्स डिसबिलीव, ये जो लाइंस हैं वो क्या शो करती हैं कि सीजर का जो है वो यकीन ख़त्म हो गया था, उसको दुख हो रहा था कि वो हार चुका है, किसके द्वारा, अपने फ्रेंड के द्वारा, जिसने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था। द मोस्ट फेमस कोटेशन ऑफ द प्ले, जो सबसे फेमस कोटेशन है वो यही है प्ले की, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ऑफ सिग्निफाई द ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेड बिट्रेयल बाय द पर्सन। ये एक वाइडली यूज्ड किए जाने वाली इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, जो कि एक पर्सन जो ख़त्म होता जा रहा है एक पर्सन के द्वारा। सच इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ द फ्रेज दैट इट हैड लेड टू एन इनकरेक्ट सस्पेक्शंस दैट दीज वर्ड्स वर द एक्चुअल लास्ट वर्ड टू जूलियस सीजर। और सच इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज की पॉपुलैरिटी क्या है कि ये लास्ट वर्ड है जूलियस सीजर के, जो ये लीड कर रहे हैं कि इनकरेक्ट सस्पेक्शन है, मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा कि ब्रूटस है वो भी उसको मार सकता है। ठीक है जी, आपको ये जो फ्रेज है ये लेटन वर्ड है, लेटन वर्ड्स हैं, ये फ्रेज है यू टू ब्रूटस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये जूलियस सीजर के लास्ट वर्ड थे जब उसका मर्डर हो रहा था, तो वो ये वर्ड किसको बोलता है, ब्रूटस को बोलता है। नेक्स्ट है जी, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन्स, लेंड मी योर ईयर्स। अब ये स्पीच है। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मार्क एंटनीज रेनोड फर्नल ओकेशन फॉर जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर की डेथ हो चुकी है, उसकी फर्नल सेरेमनी की जा रही है, उस पर मार्क एंटनी जो है वो एक स्पीच दे रहा है। ब्रूटस एंड द कॉन्स्पिरेटर्स हु हैव अस्टिनेशन Caesar allow Anthony to make a speech at the funeral only on the condition that he does not blame them for Caesar's murder। अब जो ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स हैं, विरोधी हैं, वो सीजर के मर्डर पे एंटनी को स्पीच देने के लिए, इस शर्त पे स्पीच देने के लिए परमिशन देते हैं कि वो पब्लिकली स्पीच में ये नहीं कहेगा कि सीजर की डेथ है जो वो ब्रूटस और उसके साथियों ने की है। एंटनी वाइल outwardly justifying the actions of the sessions and secretly calling them honorable men, तो वो जो एक्शन को जस्टिफाई करते हुए, मर्डर, असेशन होता है मर्डर को जस्टिफाई करते हुए वो उन लोगों को बोलता है ऑनरेबल मैन। किन लोगों को, ब्रूटस और उसके साथियों को। ब्रिलियंटली यूजेज rhetoric to portray Caesar in such a positive light that the crowd is unraised against the conspirators। और इतनी जो चालाकी के साथ ब्रिलियंटली यूज़ करता है रियोटिक सीजर की पोर्ट्रेस, सीजर की जो इमेज है उसको पॉजिटिव दिखाता हुआ वो क्राउड है जो वहाँ पे जो ऑडियंस आई हुई है उनको कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट कर देता है, उनकी तरफ ऑनरेबल मैन उनको बता के। ठीक है जी, तो उनको स्पीच देता हुआ कहता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन्स, लैंड मी योर ईयर्स। अपने लैंड मी योर ईयर्स, लैंड होता है उधार देना, मुझे अपने कान उधार दे दो, मतलब मैं झूठ बोलने जा रहा हूँ, मुझे अपने कान उधार में दे दो ताकि आपको कुछ समझ में ना आए या कुछ सुने ना, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है। तो वो अपने ऑडियंस को, रोमन लोगों को, फ्रेंड्स को, कंट्रीमैन्स को, मतलब उन सब को कहता है कि उन ब्रूटस जो और कॉन्स्पिरेटर्स जो है ऑनरेबल मैन है, पर क्राउड्स को समझाने की कोशिश करता है कि वो जिनके बारे में बोल रहा है उन्होंने ही सीजर को मारा है। थर्ड फ्रेज है, बट फॉर माइन ओन पार्ट इट वॉज अ ग्रीक टू मी।
These words are spoken by Casca in reply to Cassius when Cassius asks him what the famous Roman philosopher and doctor Cicero said in his speech. ये वर्ड है जो कास्का द्वारा बोले गए हैं. वो किसको रिप्लाई कर रहा है? कैशियस को. जब कैशियस उससे ये पूछता है कि रोमन का जो फेमस फिलोसफर है एंड ऑरिएटर है, कौन है वो? सिसीरो. said in his speech. the word simply means वो in इस लाइन का simply meaning क्या है? I don't know what he said, it was in Greek and I don't speak Greek. वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि उसने क्या कहा था क्योंकि वो ग्रीक में बोल रहा था. I don't speak Greek और मेरे को ग्रीक बोलनी नहीं आती. The expressions it's Greek to me has since become popular to express that something is not understandable. ये जो it's Greek to me, ये ग्रीक है मेरे लिए, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, तो ये एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि समथिंग इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल. भी कुछ जो भी कुछ उसने कहा वो क्या है? अंडरस्टैंडेबल नहीं था, मतलब मेरे को ग्रीक नहीं आती और मेरे को समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला है. इट हैज़ सिमिलर वेरिएशंस इन मैनी लैंग्वेज. इसको बहुत सारी लैंग्वेज में जो है वेरिएशन की गई है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो वो निकाले गए हैं. ठीक है, तो थर्ड है जो वो लाइन किसने बोली है? कास्का ने. किसको? कैशियस को. किसके बारे में? जो है सिसरो के बारे में, जो कि रोमन फिलोसफर है फेमस. फोर्थ है जी क्राई हैवोक एंड लेट स्लिप द डॉग्स वॉर. These words are spoken in monologue by Anthony after it has been decided that he will be allowed to speak at Caesar's funeral. ये words हैं वो मोनोलॉग में कहे गए हैं. किसके द्वारा? एंटनी के द्वारा. जब वो ये डिसाइड करता है कि हाँ मैं सीजर की फर्नल पे बोलूँगा. Here Antony evokes the spirit of Caesar which would be seeking revenge. वो एंटनी की जो एंटनी होता है जो सीजर की स्पिरिट आत्मा को जगाने की कोशिश करता है. विच वुड बी सीकिंग रिवेंज, जो कि अपने कत्ल का, अपने मर्डर का बदला लेना चाहती है. अलॉन्ग विद एल्ट. एल्ट क्या है यहाँ पे? एटी. द ग्रीक गॉडेस ऑफ रूइन. रूइन होता है बर्बाद होना एंड मेंसिस बर्बाद होना, जो कि सब कुछ बर्बाद करने वाला गॉडेस है, एक देवी है, उसको बोला गया है. अलॉन्ग विद रूइन ही सेज. वो इस गॉडेस के साथ मिल के वो सब कुछ बर्बाद करना चाहता है. ग्रीक गॉडेस है वो. ही सेज दैट सीजर विद एंड राइजिंग फ्रॉम हेल टू बी बाय हिज साइड. वो कहता है कि नर्क में से जो गॉडेस है एटे और सीजर, वो दोनों मेरी साइड है. विल मेक अ वॉर क्राई इन अ किंग्स वॉइस. वो जो है वॉर के लिए चिल्ला रहे हैं कि हाँ वॉर होनी चाहिए और मुझे अपने कत्ल का बदला मिलना चाहिए. और वो ऊंची आवाज़ में किंग की अपनी आवाज़ में कहता है हवॉक एंड लेट्स स्पिट द डॉग्स ऑफ वॉर टू अनलैश टेरर एंड रूइन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स हु हैव मर्डर्ड हिम. और वो चाहते हैं कि उन कॉन्स्पिरेटर्स जो विरोधी हैं जिन्होंने मुझे मारा है उनकी बर्बादी हो, उनको टेरर हो जिन्होंने मेरा कत्ल किया है. मतलब उनके साथ हम डॉग ऑफ वॉर करके उनको हरा के उनको मार के मैं अपने कत्ल का बदला लेना चाहता हूँ. ठीक है. फिफ्थ कोटेशन है जी बीवियर द आइडल्स ऑफ मार्च. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है ये, बीवियर द आइड्स ऑफ मार्च. जब वो जूलियस सीजर घर से निकलने लगता है तो उसकी वाइफ उसको बोलती है ना कि तुम रुक जाओ, मेरे को बहुत भयंकर ड्रीम आया था, ठीक है, आज का दिन अच्छा नहीं है, तुम घर पे ही रहो. सूथसेयर्स क्या होते हैं? सूथसेयर्स होते हैं, उनको एक्चुअल में प्रीस्ट, पंडित कहा जाता है, जो भविष्य बता सकते हैं. उन्होंने भी सीजर को कहा था कि या तुम आइड्स मार्च पे मत जाओ क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. तो बीवियर मतलब होता है सावधान करना. द आइड्स ऑफ मार्च. The Ides was a day in a Roman calendar originally supposed to be determined by the full moon. जब बोलते हैं पूर्णमासी है आज, मतलब पूरा चंद्रमा दिख रहा है, हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग उसके मिथ बने होते हैं. तो रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फुल मून जिस दिन होता है उस दिन आइड्स वाला दिन होता है. इट फेल ऑन द 13th फॉर मोस्ट
मंथ्स बट ऑन द 15th फॉर मार्च। कहते हैं ये कब आता है, हमेशा 13 तारीख को आता है हर महीने की, बट ऑन द 15th फॉर मार्च, पर इस बार वो मार्च 15 को आया था। मई जुलाई एंड अक्टूबर, पर मई जून जुलाई एंड अक्टूबर को वो 15 तारीख को आता है। The Ides of March or 15th March was marked by several religious observations in Rome। रोम में इसके साथ बहुत सारे रिलीजियस जो फैक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि हर एक रिलीजन में फुल मून के साथ, पूर्णमासी वाले दिन के साथ बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े होते हैं। इसी तरह से रोमन रिलीजन के भी बहुत सारे फैक्ट्स 15th मार्च को जुड़े हुए थे। दिस लाइन इज सेड बाय अ सूथसेयर्स होते हैं प्रीस्ट, पादरी, वार्निंग जूलियस सीजर अबाउट हिज इम्पेंडिंग असेशंस। ये लाइंस जो हैं वो सूथसेयर्स बोलते हैं किसको, जूलियस सीजर को वार्निंग देते हुए कि उनका पेंडिंग असेशन, उनका मर्डर होने जा रहा है, विच अकर्ड ऑन द आइड्स ऑफ मार्च, जो कि 15 मार्च को होगा। बोथ इन द प्ले एंड इन एक्चुअलिटी, जो कि एक प्ले भी हो सकता है और एक्चुअलिटी भी हो सकती है, सही में भी हो सकता है। सीजर ब्रशेज ऑफ द वार्निंग थिंकिंग द सूथसेयर इज इनहेंस। सीजर जो होता है ब्रशेज ऑफ मतलब इनकार कर देना, वार्निंग को ये सोच के इनकार कर देता है कि सूथसेयर हैं जो वो पागल हैं। इनसेंस का मतलब होता है पागल। His refusal to give even a moment of consideration to the soothsayer's blunt words highlights Caesar's inflamed ego and heightened sense of confidence due to his success। तो ये जो वर्ड है, जब उसने रिफ्यूज़ किया था सूथसेयर की बातों को, तो उस मोमेंट पे सूथसेयर के वर्ड जो हाईलाइट किए थे, सीज़र के वर्ड्स जो हैं वो ईगो शो करते थे। उसके सीज़र के वर्ड्स में ईगो थी, और ये था सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस था ड्यू टू हिज सक्सेस, क्योंकि उसने रोम पे सक्सेस हासिल कर ली थी, वो रोम का किंग बनने जा रहा था। तो उसको अब उसके वर्ड्स हैं जो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, और उसके वर्ड्स में ईगो थी, जिसकी वजह से उसने पादरी प्रीस्ट की बातें हैं जो उसको नहीं सुना और उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इग्नोर कर दिया ठीक है। तो आपको ये 5 कोटेशंस मैंने आज करवाई हैं, 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आप इनको अच्छे से देख लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं जूलियस सीजर में से। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी किसी कोटेशन में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ। U2 ब्रूटस है, जो ये सीजर के लास्ट वर्ड है और ये ब्रूटस को बोले जाते हैं। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन एंड लैंड मी योर ईयर्स, ये मार्क एंटनी बोलता है रोमन के लोगों को जब वो सीजर की फर्नल पे स्पीच दे रहा होता है। बट फॉर माइन ओन पार्ट इट वॉज अ ग्रीक टू मी, ये वर्ड है जो कास्का ने कहे थे, किसको, कैशियस को, किसके लिए कहे थे, सिसरो के लिए बोले गए थे। क्राई वॉक्स एंड लेट स्पिट द डॉग्स ऑफ वॉर, ये मोनोलॉग है किसके द्वारा, एंटनी के द्वारा, कि इसको ऐसा लगता है कि जो जूलियस सीजर है उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही है, अपना बदला मांग रही है, तो वो वॉर चाहती है, इसलिए वॉर होनी चाहिए। बीवेयर द आइडल्स ऑफ मार्च, ये हैं जो लाइन्स हैं, ये कौन कहता है, सूथसेयर्स कहते हैं किसको, जूलियस सीजर को, जब वो मार्च पे जाने लगता है, पर वो बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसकी बातों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, क्योंकि वो किंग बनने जा रहा था रोम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गई 5 कोट्स। नेक्स्ट कोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन कोट्स को अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।